भाई हम लोग जीत गए। क्या हुआ, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई? नहीं, वैसे अर्जेंटीना भी फीफा नहीं जीत पाई। तो जीता कौन? भाई सोनम वांगचुक जी जीत गए, धर्मेंद्र जी ने रिजाइन कर दिया, भाई हम स्टूडेंट्स जीत गए। तो खुश किस वजह से हो रहा है? पर भाई इतने दिनों तक का हंगर स्ट्राइक चला, हम में से कितने बच्चों ने लाठियां खाई और हम जेनजीज ने सरकार के एक बंदे को इस्तीफा देने में मजबूर तक कर दिया। तेरे को लग रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा इसके बाद? अच्छा मेरे को एक बात बता, अगर प्रोटेस्ट तुम स्टूडेंट्स लोग कर रहे थे और प्रोटेस्ट का टॉपिक नीट एग्ज़ाम के पेपर लीक को लेके था, वहाँ पे आरएसएस के नारे क्यों लग रहे थे? वहाँ मोदी हटाने का नारा क्यों चल रहा था? बट भाई मोदी भी तो बचा ही रहा था ना उसको। उसने खुद कहा है कि वो 2-3 बार रेजिग्नेशन देने को चाह रहा था बट उसको सरकार से मिल नहीं रहा था। तो भाई इसमें उसी की भी गलती है। बट प्रोटेस्ट का टॉपिक तो मोदी से रिलेटेड था भी नहीं। वो तो था कि धर्मेंद्र जी के लापरवाही की वजह से जो पेपर लीक हुआ है उसकी वजह से जिन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, प्रोटेस्ट उनको लेके था कि आगे ऐसी लापरवाही इनसे ना हो। वहाँ आरएसएस के नारे क्यों लग रहे थे और जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स को लेके एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा था वो अचानक से इतना वायलेंट और एक रिवॉल्ट के तरह कन्वर्ट कैसे कर गया? देखो 20 तारीख को जंतर मंतर में सांसद मूवमेंट होने वाला था। 19 तारीख को ठीक सांसद मूवमेंट से एक दिन पहले सीजेपी के स्टेज पे कोई तो एक बंदा खड़ा हुआ, मेरे को पता नहीं वो कौन है, बट वो आर्टिकल 370 को लेकर बात कर रहा था। 370 के प्रोटेक्शन जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल ने दिए थे, आज मैं इस मंच से मंच से सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको कभी भी ये सोचने का मौका दिया गया कि आप ये सवाल करें कि क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था? ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज इस मुल्क की थी। कश्मीर जब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की बात करता है, अपने मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज की बात करता है, किसी एक मुल्क के बारे में बात नहीं करता। आप खुशकिस्मत है कि आप बात कर पाते हैं। कश्मीर का जब बात करें तो उसमें यूएपीए लगाया जाता है, पीएसए लगाया जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब टॉपिक था नीट को लेके, नीट के पेपर लीक हो जाने से जो बच्चे अफेक्ट हुए हैं, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, जिनके सपने टूट गए, जिनकी जान तक चली गई, जब मुद्दा नीट को लेके था, आर्टिकल 370 को लेके बात क्यों चल रहा था उस स्टेज पे? फिर बीच में कोई एक बंदा आया जो एंटी आरएसएस के नारे लगा रहा था। या फिर मैं तुमको एक क्लिप भी दिखा देता हूँ जहाँ पे एक लड़की गई थी उस प्रोटेस्ट में एज अ पार्ट लेने, और उन्होंने कहा कि उस प्रोटेस्ट में लोग मेन टॉपिक को छोड़ के एंटी मोदी बने बैठे हुए हैं। चाहे वो सीजेपी के लोग हो, चाहे वो सीजेपी के द्वारा बुलाए गए गुंडे या मुस्टंडे हो, या वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स को छोड़ के, जितने भी स्टूडेंट्स जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने गए थे उनको छोड़ के मैक्सिमम ऑफ द क्राउड एंटी मोदी या एंटी आरएसएस के नारे लगा रहा था। So I'm coming back from the CJP protest and my overall experience it's really bad. Why? First, वहाँ पे जो volunteers थे ना वो in general बहुत ही ज्यादा guilt trip दे रहे थे. Not only volunteers, स्टेज पे जो लोग प्रेजेंट थे वो भी. एग्जाम्पल, सोनम वांगचुक ने बोला कि 20th को मार्च है, जो संसद मार्च इन लोगों की हो रही है, तो आप लोग जरूर आना। अगर मैं जिंदा रहा तो, अगर मैं जिंदा नहीं रहा तो मेरा भूत आएगा। मतलब कुछ भी बस लोगों को गिल्ट दे दो। ये क्या कोई एकता कपूर का डेली सोप चल रहा है? तो आई थिंक वहाँ पे जो यूथ था वो बहुत ही ज्यादा एंटी मोदी था, विच आई डिडंट लाइक, क्योंकि प्रोटेस्ट के अंदर योर प्रोटेस्ट इज फॉर इंडिया, राइट? इट इज नॉट अगेंस्ट मोदी, और इशू इज नॉट मोदी, इट इज नीड पे फोकस करो। एंड इन जनरल भी मतलब उन लोगों का फोकस ये था कि वो लोगों को ये रियलाइज करना है कि हमारी गवर्नमेंट कितनी ज्यादा इनसेंसिटिव है, कितनी रूथलेस है, कितनी मीन है कि वो सोनम वांगचुक जी को हंग्री रहने देते। ऑल्सो स्टेज के आगे ना कोई बंदा खड़ा था जो अभिजीत दीप्ति और सौरभ दास से बहुत इंटरेक्ट कर रहा था और गेस्ट वगैरह का कोऑर्डिनेशन भी देख रहा था। तो उनको मैंने बोला कि सोनम वांगचुक जी की तबियत खराब हो रही है तो आप लोग क्यों नहीं हंगर स्ट्राइक करो, या अभिजीत दीप्ति और सौरभ दास वगैरह क्यों नहीं हंगर स्ट्राइक करे? बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स जेनजी प्रोटेस्ट, सोनम वांगचुक जी जेनजी तो नहीं है, तो ये तो आप लोगों को करना चाहिए। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल। अब मेरे को ये बात बताओ, इस चीज
कि ज़रूरत क्या थी उस स्टेज पे। वो स्टेज कोई पॉलिटिकल कैंपेन था नहीं। वो स्टेज में जिस टॉपिक को लेके बात हो रहा था उसमें पॉलिटिक्स का कोई नामो निशान नहीं होना था। वो बस और बस बनाया गया था एक पीसफुल ग्रुप ऑफ बच्चों को लेके। सोनम वांगचुक जी उसमें पार्ट ले रहे थे। सोनम वांगचुक जी ने कह दिया था कि मैं यहाँ पे अपना अकेला बैठ के अनशन कर रहा हूँ, मैं अपना हंगर स्ट्राइक पे बैठा हूँ, आप लोग कर सकते हो। आप लोग हो सकते हफ्ते हफ्ते पर ऐसे बिना खाए अनशन मत करो, एक दिन के लिए भी करो तो भी ठीक है, वो मेरे सपोर्ट के लिए काफ़ी है। कि हाँ मैं यहाँ मरा पड़ रहा हूँ और आप लोग भाई बैठ के छोले भटूरे पेल रहे हो, मेरे को बुरा लग रहा है वो चीज़ देखने में। तो उन्होंने बस कहा था कि तुम एक दिन का अनशन रख लो, बस मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, ताकि ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो एग्ज़ाम को लेके ये अप्लाई हो सके। फिर उसी रात को या उसी शाम को दिप्के भाई साहब ने, सीजेपी के मेन स्पोक्स पर्सन ने एक वीडियो छोड़ा जहाँ पे उसने कहा था कि देखो ये जेंजी प्रोटेस्ट में आप लोग अनशन वगैरह मत करो, आप लोग हंगर स्ट्राइक में मत बैठो, क्योंकि आप लोग को कोई एक्सपीरियंस है नहीं हंगर स्ट्राइक में बैठ के। जैसे सोनम वांगचुक जी को तो भाई आदत सी लगी पड़ी है हर एक दो साल में हंगर स्ट्राइक में बैठे बैठे। आप लोग अपने कचौड़ियाँ पेलते रहो, उनको करने दो अपना हंगर स्ट्राइक, आप बस उनके पास बैठे रहो, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं। और एक मज़े की बात बताऊँ, दिल्ली में जो वो लठ बजने का जो कांड वगैरह सब कुछ हुआ था ना, वो पता है शुरू कैसे हुआ था? बच्चे जो थे वो पुलिस ऑफिसर्स पे पत्थर मारना शुरू कर दिए थे। लेट मी रिफ्रेश दैट। सीजेपी के द्वारा बुलाए गए जो बच्चे थे उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स पे पत्थर बजाने शुरू कर दिए थे। सुन, जब ये सारा हमने शांतिपूर्वक करना है तो दंगा बचाने का क्या फायदा? खड़े होकर बोलो ना उनसे, भाई उनका बोलो काम उनसे। है, भाई वो काम है उनका, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। बोलो ना, क्या कर रहे हो? पत्थर मार रहे हो, दंगा मत कर भागोगे भाई, वो काम है यार उनका। जिसके रिएक्शन में पुलिस ने लठ बजाना स्टार्ट किया उन पे। देखो उस प्रोटेस्ट पे दो टाइप के लोग गए थे। एक जो पढ़े लिखे बच्चे थे जिनका काम बस था उस हंगर स्ट्राइक पे बैठना, शांति से उस प्रोटेस्ट में पार्ट लेना, वांगचुक जी के पास खड़े रहना, ताकि गवर्नमेंट उन पे मीडिया अटेंशन दे और मे बी कुछ एक चेंज आए। दूसरा जो पब्लिक गया था, जो मोस्ट ऑफ द पब्लिक के पार्ट थे, वो थे इमोशनली चार्ज्ड, अनएजुकेटेड, सरकार से फ्रस्ट्रेट हुए कुछ दरिंदे। इनका प्रोटेस्ट से कुछ घंटा लेना देना था, इनका पीसफुल प्रोटेस्ट से घंटा कुछ लेना देना था। ये लोग बस सरकार को लेके फ्रस्ट्रेटेड थे और ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज अप थे। उनको बस एक मौका चाहिए था कि सरकार की नज़रें या दिल्ली पुलिस के नज़रों को अपनी ओर टिका के रखना। और उन्होंने क्या किया, कुछ मुस्टंडों ने मिलके पत्थर बरसाने शुरू कर दिया पुलिस ऑफिसर्स पे। और लेट मी करेक्ट हुई, मुस्टंडे कहाँ से आए? सीजेपी के द्वारा बुलाए गए बच्चे। अब क्योंकि उन्होंने पत्थर बरसाए, पुलिस चार्ज अप हो गई और लठ बरसाना शुरू हुआ। अब इस लड़ाई में क्या हुआ, जो इनोसेंट थे वो भी पिट गए, जो ये दरिंदे थे वो भी पिट रहे थे, और ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट से चेंज होके एक रायट में कन्वर्ट हो गया, जहां क्लिप्स वायरल हो रही है कि लोग पेट्रोल पंप में लेके मारपीट किए जा रहे हैं और कुछ लोग उनको दूर से क्लिप्स कर करके रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई मतभेड़ इनके बीच में, ये पेट्रोल पंप फटेगा, हम लोग भी फट जाएंगे, हम लोग भी मारे जाएंगे। अरे प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ओए आ क्यों कर रहे हैं भाई, फटे फुट गया ना भाई नहीं मारना, वही देख के मारना। वो क्यों मार रहा है भाई उल्टा हम ही मरेंगे इससे। मत करे यार। गलती से कुछ हो गया कल हम सारे ही मरेंगे। तुम सोच रहे हो जो चीज एक शांति से किया हुआ एक प्रोटेस्ट था वो चेंज होके किस कदर वो चेंज हो गया रायट में। और जब पुलिस लठ बरसाना चालू किया ना, तब वो लोग ये देख के लठ नहीं मार रहे थे कि ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। नहीं, उनके लिए तुम पीसफुल नहीं थे, उनके लिए तुम प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने पहले एक्शन लिया, अब वो लोग रिएक्शन बरसा रहे हैं तुम पे। और इस समय जो मेन लोग थे, चाहे वो अभिजीत दिप्के हो, चाहे वो बर्गर खाने वाला बंदा, मैं भूल गया क्या नाम था उसका, तुम लोग कहाँ थे?
क्योंकि तुम लोगों के स्पोक्स पर्सन विजेता दहिया, अभिजीत दिपके, इन लोगों को हमारे स्टूडेंट्स से जाके एसी रूम्स में पकड़ा है। विजेता दहिया को एनएसपी में बर्गर खाते हुए बच्चों ने पकड़ा है कि भाई हमारे वहां बच्चों पे लट बरसे जा रहे थे, तुम यहाँ बर्गर पेल रहे हो। अभिजीत दिपके को किसी एक रेस्टोरेंट में एसी रूम में बैठा हुआ पाया गया उसी दिन जिस दिन बच्चों पे लाठियां बरस रही थी। और तुम एक मजे की बात देखो, जहां सीजेपी ने उनके किसी स्पोक्स पर्सन ने सारे औरतों और बच्चों को सामने खड़ा कर दिया कि हमारे मदर्स भी हमारे प्रोटेस्ट में शामिल रहेंगे। हमारे मार्च में सबसे आगे रहेंगी हमारी माएं। मदर्स को आगे रखना है क्योंकि उनके ही बच्चों के भविष्य का सवाल है। मैं चाहता हूं हमारा जो मार्च है वो मदर्स लीड करें। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए सब अपनी मदर्स को कन्विंस करिए कि आपको 20 तारीख को जंतर मंतर पर आना है, उसके बिना नहीं होगा। इनको सामने भेजो। और फिर जब लट बरसाना शुरू हुआ तब किन पे सबसे पहले अटैक हुआ? इन मदर्स और बच्चों पे ही। तब ये स्पोक्स पर्सन कहाँ थे? होंगे भाई किसी प्रोटेस्ट के एकदम लास्ट वाली लाइन में खड़े हुए होंगे। और इन्होंने भाई इमोशनल मैनिपुलेट करके किसको सामने भेज दिया? तुम्हारी मम्मियों को, कि हमारी मदर्स फाइट करेंगी हम लोगों के। पुलिस ने जब लट बरसाना चालू किया और ये जब पूरा कांड हुआ उसके बाद ये स्पोक्स पर्सन आके क्या बोल रहे हैं कि देखो यार पुलिस ने क्या रिएक्ट कर दिया, उन्होंने माओ पे हाथ उठाया। लेकिन जिस बर्बरता के साथ हमारा 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा गया है, लड़कियों की छाती पर पैर रखकर मेल पुलिस ऑफिसर ने लड़कियों को मारा है, पीटा है, उनके गले पकड़े हैं, ये कैसी पुलिस है? ये गुंडा। मैं एक बात बताओ, तुम कहाँ थे? और लेट मी गो स्ट्रेट टू द पर्सनल। मेरे को पर्सनल होना नहीं चाहिए था बट लेट मी बी पर्सनल। तुम्हारी मम्मी कहाँ थी इस प्रोटेस्ट में? क्या उस प्रोटेस्ट में जब तुमने उस इमोशनल ब्लैकमेल या इमोशनल मैनिपुलेशन वाला नारा लगाया कि हमारी मदर्स भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगी, हमारी मदर्स को सबसे आगे खड़ा करवा दो, क्या तुम्हारी मदर थी उस प्रोटेस्ट में? क्या तुम्हारी मदर के ऊपर एक भी लट बरसे थे या तुम्हारी मम्मी एसी में हवा खा रही थी? तो मेरे को एक बात बताओ, जिस समय इन बच्चों को तुम लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम लोगों ने इमोशनल मैनिपुलेट करके इन बच्चों को अपने साइड घेर तो लिया, पर जिस समय इन बच्चों को तुम लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम लोग उस प्रोटेस्ट में कहाँ थे? क्योंकि अगर तुम लोग उस प्रोटेस्ट में थे और तुम्हारे शरीर पे एक भी लट का निशान पड़े हुए होते, मैं कसम से कह सकता हूँ ये लोग अगले दिन इंस्टाग्राम में ऐसे ना छाती खोल के आ जाते कि देखो यहाँ से लेके यहाँ कहाँ नहीं मारा पुलिस वालों ने हम पे। बट मेरे को ढूंढ के दिखाओ कि वो प्रोटेस्ट में 1% भी वो लोग थे जब बच्चों पे लाठियां बरस रहे थे, हमारे बच्चे पिट रहे थे। तब मेरे को एक वीडियो दिखाओ जहां अभिजीत दिपके या विजेता दहिया ये लोग वहां पे थे, उनके ऊपर भी लाठियां या पत्थर बरसे थे, इन रिएक्शन का इफेक्ट उन पे भी हुआ था। मेरे को एक वीडियो निकाल के दे दो उनका। गेस व्हाट, तुम लोग वहां पे मार खा रहे थे और ये लोग एसी रूम में बैठ के बर्गर पीट रहे थे। भाई जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे बुला के ये भाई आप गई प्रोटेस्ट में है, आपने सबको बुलाया, आप गई क्यों? आप बताओ, चलो आप हमारी आवाज खड़े कर रहे हो, ये तो गलत बात है। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? हम मैं जंतर मंतर पे भी आज क्यों नहीं गया? आप यहाँ के घूम रहे हैं, मुझे ये तो बताइए। मैं तो घर जा रहा था, विजेता भाई भी घर जा रहे हैं। उसे भूख लगी है, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। तो मेरा भी बहुत ज्यादा मुझे भूख भी लगी हुई थी और कुछ आप अच्छा सा खा लो तो मन को अच्छा लगता है। इतना ज्यादा टेक्सिंग था, 2 रात से मैं सोया नहीं हूं। जो लोग प्रोटेस्ट में थे उन्हें सब दिख रहे हैं, जो ये सब बकवास कर रहे हैं ना वो घर बैठ के बकवास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, एक इंसान है जो केवल बस ये खाना पीना ये वो, पर उसको सोशल इश्यूज से कोई मतलब नहीं है, किसी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, उसके बर्गर खाने पे तुम्हें दिक्कत नहीं होती। लेकिन कोई इंसान बर्गर खाते हुए अगर प्रोटेस्टर भी है, देश के मुद्दों पे कुछ बात कर रहे हैं, उसके बर्गर खाने में तुम्हें प्रॉब्लम है। मतलब कि केवल बर्गर ही बर्गर खाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई प्रोटेस्टर अगर बर्गर खा ले, किसान अगर पिज्जा खा ले तो तुम्हें दिक्कत हो जाती है। रुबिका लिया भी कहती है यहाँ पे तो पिकनिक चल रही है, तो ना करे मर जाए, डांस कर लिया उसमें तुम्हें दिक्कत है। कल मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्टर होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए, 1.5 महीना हो गया इसमें मुझे लगे हुए,
एक पैसे का मैं काम नहीं कर पाया हूं। और जो लोग हैं ना जिनके अंदर थोड़ी सी भी फीलिंग है वो ये बात समझते हैं, वो कहते हैं अरे सर आप फिर काम वाम नहीं करते कर रहे अभी तो कैसे चलता है। अब वैसे लोग जब मुझे कहीं पे मिल जाए ना बाहर, वो कहते हैं अरे सर आप कमाल कर रहे हो, शैल आई एंट्रीट यू टू छोले भटूरे। अभी जस्ट एक बंदा मिला था पुनीत मिश्रा, ही सेड दैट, हालांकि मैं छोले भटूरे यहाँ पे हैं, और वो आपको अकाउंटेबल नहीं ठहराते, वो सरकार को अकाउंटेबल ठहराते। तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। हाय दैया, तुम देख रहे हो बात किस चीज को लेके शुरू हुआ था, ये बंदा कहाँ लेके चला गया उसको। मेरे को एक बात बताओ, किसान और पिज्जा का रिलेशन क्या है? क्योंकि किसानों को अभी भी पिज्जा खाने को मिल नहीं रहा, और पहली बात तो उनकी इतनी कमाई हो नहीं रही कि वो लोग अभी भी पिज्जा खा सके। और मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे बर्गर खाने से या तुम्हारे नाचने से लोगों को प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि तुम वही इंसान थे जिस पे हमारे बच्चे रिलाई करे हुए थे। तुमने सौरभ दास और अभिजीत दिपके, ये 3 मेंबर स्पोक्स पर्सन थे सीजेपी के, जिन्होंने हमारे बच्चों को इमोशनली चार्ज अप किया। तुम लोग हमारे बच्चों के एज अ रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए थे सोनम वांगचुक जी के पास कि हम लोग लाएंगे क्रांति, हम लोग इस्तीफा लेके रहेंगे उस धर्मेंद्र जी से। अगर तुम उस प्रोटेस्ट में बिना पार्टिसिपेट किए यहाँ बर्गर खा रहे हो, और तुम जिनके लिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव बने, जिन बच्चों के लिए तुम सामने खड़े हुए, तुमने माइक लेके पूरी कॉलोनी को फ्रस्ट्रेट कर दिया, पूरा कॉलोनी को चार्ज अप कर दिया, तुम ही अगर उस प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं बने तो ये जाहिर सी बात है तुम पे सवाल उठेंगे। मगर एक बात बताओ, अगर ये बंदा उस प्रोटेस्ट के दिन था और अगर इस पे लाठी बरस गया होता, मैं कसम से लिख देता हूँ, इस बंदे की जो आदत है ना, ये छाती खोल के अपने निशाने दिखा देगा कि भाई देखो पुलिस वालों ने कहाँ कहाँ मारी है। ये रील बना देगा उसमें भी कि गाइस देखो मेरे यहाँ पर मारी है, यहाँ मारी है, यहाँ तक मार के रखी है पुलिस वालों ने। बट एक वीडियो तक नहीं मिला जहाँ पे सौरभ दास, अभिजीत दिपके और विजेता दहिया मिले। एक प्रोटेस्ट का वीडियो नहीं था। कहाँ थे भाई तुम लोग? उन औरतों के पीछे लास्ट लाइन में छुप के बर्गर खा रहे थे। इनका मुद्दा सिंपल था, इनको तुम्हारे प्रोटेस्ट से घंटा कुछ लेना देना था, इनको तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम से घंटा कुछ लेना देना था। इनका मेन मुद्दा वही था कि ये सरकार के अगेंस्ट उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ ये एक्शन ले सके, जहाँ ये अपनी आवाज़ को उठा सके सरकार के खिलाफ। उन्होंने वही किया और एज अ रिजल्ट क्या हुआ? तुम बच्चे पिट गए। और बात आई ये रेजिग्नेशन को लेके। देखो इस वीडियो के, देखो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं, विजेता दहिया के इस वीडियो के बाद अभिजीत दिपके और सौरभ दास ने सबसे पहले विजेता दहिया को एज अ स्पोक्स पर्सन सीजेपी से निकालवा दिया। तो तुम हिपोक्रेसी देखो, जो लोग इस्तीफा मांगने आए थे सरकार से, उनको अपने ही एक बंदे का इस्तीफा लेना पड़ा। अब देखो मेन मुद्दा क्या है, धर्मेंद्र जी ने रेजिग्नेशन दे दिया। अभी अगर मैं गलत नहीं हूँ, प्रहलाद जी बोल के कोई तो कहा है, जो हम लोग के फूड सिक्योरिटी या फूड इंस्पेक्टर कोई तो है। क्या गारंटी है कि ये बंदा फ्यूचर में जाके ना हके? क्योंकि इतिहास गवाह है, जितनी भी बार सरकार पलटी हो या एक बंदे ने अपना इस्तीफा देके कोई नया बंदा हायर हुआ हो, अच्छा ही नहीं आई है। ज्यादातर चीजें डाउनफॉल में ही गया है। बंगाल इलेक्शन ही देख लो, लोगों को क्या लगा भाई बीजेपी सरकार आएगी इस देश में, टीएमसी हट जाएगी, देश भाई बहुत बढ़िया हो जाएगा, वुमेन सेफ्टी भाई रात के 2 बजे तक भाई वुमेन्स को सेफ्टी मिलेगी। क्या हुआ? क्या बंगाल में वुमेन अभी भी सेफ है? तो मेरे को एक बात बताओ, सरकार तो पलट गई, फायदा क्या हुआ? तो एट द एंड जाके मुद्दा यही निकला, तुम जितने भी सरकारें पलट दो, जितने भी पोजीशंस के जो वो होल्डर्स हैं, उन पोजीशन होल्डर्स को बदल दो, जब तक एक बंदा सही काम नहीं कर लेता और जब तक तुम उसके काम को ट्रैक नहीं कर लेते, चेंज नहीं आएगा। तुम कितने भी प्रोटेस्ट करवा लो, कितने भी रिवॉल्ट्स करवा लो, कितने भी रायट्स करवा लो, एट द एंड जाके जिनको अपना फ़ायदा लेना था वो अपना फ़ायदा ले लेंगे, जिनको अपना पावर लेना था वो लोग अपना पावर छीन लेंगे, और जो लोग अभी भी पावर में हैं
वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमको चेंज लाना है, प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा। हमें और कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जहां ये गवर्नमेंट के लोग अपने सीट छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए और एक ऐसे बंदे को मौका मिले जो एक्चुअली हमारे देश के अच्छाई के लिए चीज़ों को कर रहा है, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। क्योंकि अभी जो प्रहलाद जी आए, ये फूड इंस्पेक्टर या फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड की बंदा कुछ तो करता है। और तुमको पता है हमारे देश में फूड सिक्योरिटी की क्या लगी हुई है। मैं तुमको 1000 से 1000 न्यूज़ आर्टिकल्स दिखा सकता हूँ जहाँ दूध की जगह डिटर्जेंट यूज़ हो रहा है, फेक घी, फेक पनीर यूज़ हो रहा है। अब इमेजिन करो, यही बंदा एजुकेशन का जिम्मा उठा रहा है हमारे देश का। बाकी मैं यही बोलने वाला हूँ, सेलिब्रेट करके ज़्यादा फायदा है नहीं। देखो पहले कि आए दिन देखो कि चेंज क्या आ रहा है, क्या हमें कुछ फ़ायदा मिल रहा है, क्या ये पेपर लीक बंद हो रहा है। क्योंकि पेपर लीक पहले भी हुआ करता था, बस पुराने टाइम में मीडिया उतना स्ट्रांग नहीं था तो लोगों को पता नहीं चलता। अभी मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो लोगों को दिख रहा है। अभी कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जा सकती लोगों के हाथों से या बच्चों के हाथों से। तो अभी लोगों के आंखों में दिख रहा है कि हाँ, पेपर लीक हो रहा है। तो आखिरकार यही बोलना है कि देखो क्या हो रहा है देश में। अंधों की तरह एक पार्टी तुम्हारे होके आवाज़ उठा रही है, तुम लग गए भाई पत्थर और लठ लेके कि चलो क्रांति लाने। नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग तुम्हारे होके नहीं खड़े रहने वाले। ये जो भी पार्टी, बीजेपी हो, बीजेपी हो, आरएसएस हो, सीपीएम हो, टीएमसी, आप जो भी पार्टी तुम लोग का होके खड़ा हो रहा है, पहली बात तुम लोगों के लेके कोई नहीं सोचा। सबको अपना फायदा चाहिए। अभी तक कोई ऐसा पार्टी नहीं आया जो अपना फायदा नहीं देखा हो और जब सिर्फ तुम लोगों के फायदे के लिए ही काम कर रहा है। तो अपने आंखों और कानों को खुली रखो। हर एक इंसान जिस पे तुम ट्रस्ट कर रहे हो, बहुत सोच समझ के ट्रस्ट किया करो। उनके कर्मों के हिसाब से उनको देखो, उनका इंटेंशन हमेशा जानने का कोशिश करो। और देखो, तुम्हारा इंटेंशन से बढ़कर तुम जिस मोटिव से अपने काम को कर रहे हो, क्या ये तुम्हारे सेम मोटिव पे रिलाई कर रहा है या इसका कुछ अलग ही कांड चल रहा है अपने दिमाग में। और बाकी सोनम वांगचुक जी को लेके भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूं, तो उस वीडियो के लिए भी स्टे ट्यून्ड। बहुत कुछ बोलना बाकी है इस चीज़ को लेके। एंड मैं बहुत सारे क्लिप्स यहाँ पे यूज़ किया हूँ, ऑफकोर्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियो से लेके। पहली बात तो मेरा इंस्टाग्राम है नहीं, तो मैं दूसरे यूट्यूबर्स से वीडियो ले लेके उनके यूज़ किए हुए इंस्टाग्राम क्लिप्स से मैं इन क्लिप्स को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में हूँ नहीं। तो ऑफकोर्स उन सबको भी क्रेडिट जाता है, मैं इन किसी क्लिप्स का क्रेडिट नहीं लेता। मैं बस अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, इसकी वजह से मेरे को हो सके बहुत हिट मिल सके। बस मैं ये चीज़ बोलूँगा, क्योंकि हम सब अब इस सिचुएशन को लेके हम लोग लॉजिकली बात कर सकते हैं, जो ज़्यादा चाहिए होता है। तो आगे के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। मैं देखता हूँ मैं कब तक बना सकता हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो मेरे से मेंटेन किया जा नहीं रहा। तब तक के लिए बाय बाय।